जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। साथ ही साथ हम लोग इसकी लिमिटेशंस पे भी बात करेंगे। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ लिया है कि अगर दो चार्ज बॉडीज लें तो या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या फिर एक दूसरे को रिपल करेंगी। अगर दोनों में सेम टाइप का चार्ज हुआ, जैसे दोनों में प्लस प्लस हो या फिर दोनों में माइनस माइनस हो, तो वो एक दूसरे को रिपल करती हैं। साथ ही साथ अगर दोनों में अपोजिट टाइप का चार्ज हो, एक में प्लस दूसरे में माइनस, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को ये नहीं पता है कि उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, कितना अट्रैक्शन लग रहा है, या फिर किस फोर्स से एक दूसरे को वो रिपल कर रही हैं, ये अभी तक हम लोग को नहीं पता। तो ये बताने के लिए पिक्चर में आते हैं कूलॉम नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने ये बताया कि अगर हम लोग दो पॉइंट चार्जेस लें तो वो आसानी से ये बता पाएंगे कि उनके बीच कितना फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स के लिए उन्होंने फार्मूला भी दिया है, उसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं। फिर हम लोग ये बात करेंगे कि उनका जो फार्मूला है कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पॉइंट चार्जेस पे कि पॉइंट चार्जेस होता क्या है। क्योंकि ये जो हमारा लॉ है, कूलॉम ने जो नियम दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। तो हेडिंग डालिए पॉइंट चार्जेस। हम लोग इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज, जैसे हमारे पास दो फुटबॉल है, एक फुटबॉल ये है, दूसरी ये है। हमने इस पे कुछ चार्ज देना है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन हमने इससे निकाल लिया है। साथ ही साथ हमने इस वाली फुटबॉल से भी कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस वाली फुटबॉल में पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस वाली फुटबॉल में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इन दोनों फुटबॉल को हम 1 किलोमीटर दूरी पे रख दे रहे हैं। तो अगर इस फुटबॉल के पास से इस वाली को देखा जाए तो वो हमें छोटी सी लगेगी। साथ ही साथ अगर इस वाली फुटबॉल से उस फुटबॉल को देखेंगे तो वो भी छोटी सी लगेगी। तो हम इन दोनों फुटबॉल को बोल देंगे पॉइंट चार्ज। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जैसे बिहेव कर रही हैं और दोनों में चार्ज है, तो क्या बोल देंगे इनको? पॉइंट चार्जेस। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो ट्रक हैं, उसको भी हम पॉइंट चार्ज बना सकते हैं। एक ट्रक यहाँ खड़ा कीजिए, उस पर कुछ भी चार्ज दीजिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है निकाल रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरा ट्रक है, उसको 15 किलोमीटर दूर जाके खड़ा कर दीजिए और उस पर भी कुछ चार्ज दे दीजिए। तो अगर इस ट्रक से उस वाले ट्रक को देखेंगे तो वो छोटा सा लगेगा। साथ ही साथ अगर वहां से कोई इस वाले ट्रक को देखेगा तो उसको भी ये वाला ट्रक छोटा सा लगेगा। तो इन दोनों ट्रक कैसे कहला गए? पॉइंट चार्ज कहला गए। तो पॉइंट चार्ज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट हमारे छोटे छोटे हों, पॉइंट जैसे हों, नहीं, उनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो पॉइंट जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो कहला जाएंगे पॉइंट चार्जेस। तो कूलॉम बाबा ने ये बताया कि अगर दो पॉइंट चार्ज लें, अब जैसे फुटबॉल ही लेते हैं, ठीक है, ये फुटबॉल है, इसको हमने यहाँ पे रखा है और इस पर कितना चार्ज आ गया है? Q1। ये पॉइंट जैसे है ना, ऐसे बना लो, ये पॉइंट जैसे बना लो। और दूसरी फुटबॉल यहाँ पे है, हमने यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी रखी थी? 1 किलोमीटर। अब चूंकि ये करने वाले सॉल्व करने वाले हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग R लिख लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारे पास Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। तो कूलॉम बाबा ने ये बताया कि इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के। जैसे इसका चार्ज कितना है? Q1, और दूसरे वाले पे चार्ज कितना है? Q2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। साथ ही साथ इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। किसके? इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की। उन्होंने ये बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस लें, उनको कुछ डिस्टेंस पे रख दें, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ उनके बीच लगने वाला फोर्स उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हमने 1/r² लिखा है। अब अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ से हम लोग ये पाएंगे कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²।
अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग स्मॉल के से डिनोट करते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया यहाँ से। ये जो K है इसको हम लोग कूलॉम कांस्टेंट बोलते हैं। K क्या है हमारा? कूलॉम कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कब कंडीशन है? जबकि इन दोनों चार्जेस के बीच वैक्यूम हो। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी मीडियम रख दिया जाए तो उस कंडीशन में फिर फोर्स हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मीडियम रख दिया है ना हमने, और वो मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं कि कैपिटल K है। कई बुकों में एप्सिलॉन आर लिखा रहता है, तो उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, वहीं से ये सारी चीज़ें आई हैं। पहले वैक्यूम था तो इतना फोर्स रहेगा, अब अगर दोनों के बीच कोई मीडियम डाल दिया जाए तो फोर्स कम हो जाएगा। कितना हमने मीडियम रखा है? वो वाला मीडियम रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है। तो इस कंडीशन में हमारा फोर्स चेंज हो जाएगा। इस कंडीशन में आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे K आ जाएगा अपॉन में, ε0 इंटू K आ जाएगा। तो ये कब लगेगा? जबकि दोनों के बीच कोई भी मीडियम हो, और ये तब वैलिड है जबकि उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो चार्जेस हैं हमारे, उनके बीच अगर एयर हो या फिर वैक्यूम हो, तो हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब इन दोनों फार्मूलों को हम लोग अलग अलग सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग SI सिस्टम की बात करें तो SI सिस्टम में कितना हो जाएगा इनके बीच फोर्स? F इक्वल टू, इसकी हम लोग बात करें तो SI सिस्टम में इस वाली वैल्यू का मान 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ हो जाया करता है। तो 9 × 10⁻, ये 9 हो गया, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इसको हम लोग लिखा रहने देंगे। ये हो जाएगा SI सिस्टम पे इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है। अब अगर इनके बीच K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मीडियम आ जाए तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा। तो 1/4πε0 की जगह हम लोग 9 × 10⁹ कर देंगे और ये K लिखा रहेगा। तो उस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा? अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा हुआ है तो 9 × 10⁹ कर दीजिए, यहाँ पे 9 × 10⁹, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग कैपिटल K लिख लेंगे। जो हम लोग पहले कांस्टेंट यूज कर रहे थे वो स्मॉल K है, लेकिन जो बाद में आया है जब मीडियम हमने रखा तो उस कंडीशन में जो K आया है वो कैपिटल है, या फिर कई बुकों में εr लिखता है ना। तो ये हो गया जब वैक्यूम था, और ये हो गया जब उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ मीडियम था। अगर हम लोग CGS सिस्टम में निकालना चाहें कि इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है, तो CGS सिस्टम में हो जाया करता है इस वाली वैल्यू का मान 1, 1/4πε0 का मान हो जाता है 1। तो इस कंडीशन में 4 हो जाएगा मेरा, इसका मान 1 हो गया, तो फोर्स हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लीजिए कि कोई मीडियम है, मीडियम की कंडीशन में इस वाली वैल्यू का मान 1 हो गया और K बचा रहेगा, तो उस कंडीशन में फोर्स आ जाएगा 1/K और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग इस तरीके से आसानी से निकाल पाएंगे कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है। ध्यान ये रखना है आपको कि ये फार्मूला तभी वैलिड है जबकि दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस हों। जैसे ये फुटबॉल है हमारे पास, इस पे हमने कुछ चार्ज दिया है, और दूसरी फुटबॉल है, इस पे भी हमने कुछ चार्ज दिया है, और इन दोनों को अगर यहाँ पे रख दें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और एक दूसरे को रिपल करेंगी। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि इनके बीच कितना फोर्स काम कर रहा है। जैसे अगर दोनों में प्लस प्लस हो, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगी। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि किस फोर्स से रिपल कर रही हैं। लेकिन अगर इन दोनों को अच्छी खासी डिस्टेंस पे रख दें
और इतना दूर रख रहे हैं हम लोग कि ये दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रही हैं, तो फिर उस कंडीशन में आसानी से हम लोग फार्मूला ये वाला लगा देंगे कि F इक्वल टू लगा देंगे। अगर ऐसा सिस्टम में यूज़ करना है, हमको निकालना है मान कि कितना है, तो ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। F इक्वल टू 9 × 10⁹। पहले फुटबॉल में कितना चार्ज है, दोनों फुटबॉल दूसरे वाले में कितना चार्ज है, अपॉन कर दीजिए उसकी जितनी डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आसानी से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं है, अगर दोनों फुटबॉल पास पास रखी है, तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे ना, ये आप नहीं लगा सकते हैं। कितना फोर्स होगा वो होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा। अभी हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। आपको यूज़ तभी करना है जबकि दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो इसके हम लोग कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो पहला तो यही हो गया कि ये तभी वैलिड है जबकि दोनों चार्ज कैसे हों, पॉइंट जैसे हों। दूसरा लॉ ये, दूसरी लिमिटेशन ये कहती है कि दिस लॉ इज वैलिड व्हेन बोथ चार्जेस आर इन रेस्ट। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पे एक तो चार्ज है, दूसरा यहाँ पे चार्ज है, तभी ये लॉ अप्लीकेबल है कि इतना फोर्स लग रहा होगा। लेकिन अगर उसमें से कोई भी एक मूव कर रहा है, तो फिर हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स लगेगा चाहे वो रुके रहे हों, चाहे दोनों मोशन में हो, चाहे एक मोशन में हो, लेकिन कितना लगेगा वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को जबकि दोनों रेस्ट पे हो। तीसरा लॉ ये कहता है कि इस लॉ का यूज़ हम लोग तब नहीं कर सकते हैं अगर दोनों चार्जेस 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस से कम दूरी पे रखे हुए हों। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मूव करते रहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो अगर हम लोग इस लॉ को यूज करने लगें तो हम ये पाएंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव होगा, और रिपल्सन के कारण वो जो न्यूक्लियस है हमारा वो टूट के बिखर जाना चाहिए। मतलब इस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियस हैं, पूरे के पूरे प्रोटॉन फूट के निकल जाएंगे, मतलब इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये लॉ तब वैलिड नहीं है जबकि दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी हो, 10⁻⁻15। न्यूक्लियस का साइज इतना होता है। इससे कम दूरी पे अगर दोनों चार्ज रखे हुए हैं तो फिर वहाँ पे न्यूक्लियस फोर्स काम करने लगता है ना। तो 3 लिमिटेशन हो गई, दोनों पॉइंट चार्ज होने चाहिए, दोनों रेस्ट पे होने चाहिए, और दोनों पॉइंट चार्ज इतनी डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए कि उनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम हो। अगर इससे कम डिस्टेंस पे रखे हैं तो फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा, वहाँ पे फिर दूसरा फोर्स काम करने लगता है, न्यूक्लियस फोर्स। 4 तरीके के फोर्स होता है, उसको हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, जेईई और नीट के लिए। तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।